हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सी शशांक गुप्ता। तो आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। उसका हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या था? इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक। तो जो मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इकोनॉमी कितने टाइप की होती है और 5 ईयर प्लान में आप क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने हमारे लिए करी। तो उसका अगला टॉपिक है बच्चों, आपको जो दिखाई दे रहा है डेट इज एग्रीकल्चर। जो 5 ईयर प्लान थे, उन 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया। उसका रीजन क्या था? जो हमारी इंडियन कंट्री है, इंडिया था, उसमें ज्यादा फोकस या जो लोग डिपेंड करते थे वो करते थे एग्रीकल्चर पे। तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बने, उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। तो टॉपिक क्या है बच्चों आपका? टॉपिक जो दिखाई दे रहा है आपको, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एग्रीकल्चर। क्या होता है एग्रीकल्चर? द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स। जो मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में जितने भी लोग थे, चाहे हम बात करें इंडस्ट्री की, चाहे हम बात करें किसी और सेक्टर की, या बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो पहले सर्विस सेक्टर बहुत कम होता था। तो लोग डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर के सेक्टर पे, खेती करते थे और सारे काम करते थे। तो जो आपका लार्जेस्ट शेयर था वो किसका था बेटा? वर्कफोर्स का। वो डिपेंड करता था आपका एग्रीकल्चर पे। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यही मैं आपको बता रहा था, जब 5 ईयर प्लान बने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, तो उस पे जो फोकस किया गया वो फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे। उसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट का मानना ये था कि हम अगर एग्रीकल्चर में अच्छा परफॉर्म करेंगे या एग्रीकल्चर को हम डेवलप करेंगे, तो हमारी जो कंट्री है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी बेटा? डेवलप्ड। ठीक है जी। अगला, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। यानी जब 5 ईयर प्लान बनाए तो उसमें क्या क्या पॉलिसीज लाई गई जिससे आप एग्रीकल्चर सेक्टर को एनहेंस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो द टू मेन मेजर्स undertaken to promote the growth in the agriculture sector can be broadly categorized। कैटेगराइज कैसे करें बेटे? फर्स्ट दिखाई दे रहा है बेटा आपको यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स। क्या दिखाई दे रहे हैं? लैंड रिफॉर्म्स। यानी क्या क्या चीजें थी लैंड्स में, उसको ठीक करा गया। और फिर क्या करा गया बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी आपसे कोई पूछे, जैसे क्वेश्चन आता है बेटा कभी कभी एमसीक्यूज में, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कौन सी 2 मेन पॉलिसी लगाई गई। तो पहला उसका आंसर आप देना चाहेंगे, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। सेकंड वन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, आई होप क्लियर होगा बच्चों आपका। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है जी, चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे बेटे लैंड रिफॉर्म्स की। यानी लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता था? लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता था कि आपको जो ओनरशिप आपकी होती थी, जो आपकी ओनरशिप होती थी, उसको चेंज करा जाता था। जैसे लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द इक्विटी इन द एग्रीकल्चर। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है बेटे अचीव द ऑब्जेक्टिविटी। किसकी बात कर रहा है बेटा? इक्विटी की। ये देखिए बेटे, आप इक्विटी पे फोकस करा गया। यानी किसकी फोकस कर रहा है बच्चों में? इक्विटी पे। ये कहना चाह रहा है समानता। इक्विटी मींस क्या? मतलब समानता। यानी पहले के जमाने में आपने सुना होगा, छोटी सी बातें करते हैं, जमींदारी सिस्टम। क्या होता था बेटा जमींदारी सिस्टम? आपने इतनी सारी मूवीज देखी होंगी। होता था बेटा गांव का जमींदार, उस गांव के जमींदार के पास सारी की सारी जमीन होती थी, या तो उसकी खुद की होती थी या किसानों ने या गरीब लोगों ने अपनी गिरवी रखी होती थी। ध्यान है बेटे, हम जाते थे उसको पेपर छुड़ाने के लिए। तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती थी, या मैं बोलूं जो लैंड होती थी एग्रीकल्चर की, वो होती थी जमींदार सिस्टम के पास। ओके, और क्या होता था बेटा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं? जमींदार हो गए, या जो बीच में क्या करते हैं आप, जमींदार, और दूसरा कौन था बेटा? आप किसान। उनके बीच में जिसने काम किसका लिया? कमीशन लेके काम करा। तो इन सबका काम होता था। गवर्नमेंट को जब पता लगा
कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक ही जमींदार के पास बहुत सारी पावर आ जाएगी, उसी के पास जमीन आ जाएगी और बाकी लोग क्या करेंगे, बिना जमीन के रह जाएंगे। हम जब बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे ये मोटिव था कि जो छोटे किसान हैं उनके पास भी जमीन हो, जो मीडियम रेंज के हैं उनके पास भी जमीन हो, और जो बिग फार्मर्स हैं उनके पास तो जमीन है। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म में जो ये आपने लिखा है बेटा इक्विटी, इक्विटी का मतलब अगर मैं हिंदी में रखना चाहूं बेटे, क्या मतलब कर रहा है बेटा, ये समानता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, इसके लिए इसने 2 स्टेप उठाए। एक स्टेप की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी जो बीच के लोग थे उनको एग्रीकल्चर से बाहर कर दिया गया। सिर्फ गवर्नमेंट चाहती है कि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, केवल वही क्या करें, एग्रीकल्चर की हमसे बातें करें, वही एग्रीकल्चर करें, खेती करें। यानी वर्ड आप नोट करें बेटा, अगर ध्यान से करना चाहेंगे इसको आप, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ intermediaries. Indian government took various steps to abolish the intermediaries and to make the tillers the owners of the land. The ownership right granted to tenants. आया बेटा समझ में? मालिक, इस पे एक एक्ट भी है, टेनेंसी एक्ट। यानी अगर आपने कोई टेनेंट था तो खेती कौन कर रहा था, क्या मालिक कर रहा था, क्या टेनेंट कर रहा था? टेनेंट कर रहे थे। तो उन्हें स्पेसिफिक या एक्सक्लूसिव राइट दिए गए, क्या लिखे मेरा, ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टेनेंट्स, गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट। इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं बेटे, और क्या दिए जा रहे हैं, राइट्स, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी जमींदार के पास जमीन थी, किसी को उसने टेनेंट किसी को दे रखी थी खेती करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर करा कि जमीन उसके पास आ जाए एज पर द टेनेंसी एक्ट। उसको कुछ इंसेंटिव दिए गए, उस जो इंसेंटिव थे, आउटपुट की क्या बोला बेटा, आउटपुट इंक्रीज हुआ, और जब आउटपुट इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, ग्रोथ। यानी अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटे, सबसे पहले बेटे राइट्स, राइट्स किसको मिले बेटे, राइट्स मिले आपके टेनेंट को, चाहे उसके साथ साथ क्या मिला बेटा, उसके साथ साथ मिला उसे इंसेंटिव। इंसेंटिव जब मिले तो जो मेरा आउटपुट था, जो मेरा आउटपुट था वो इंक्रीज हुआ, और जब मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ तो मेरा ग्रोथ क्या हो गया बेटा, ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई, यानी मेरा ग्रोथ पे भी आ गया मैं। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक, सबसे पहला एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी जो इंटरमीडिएरीज थे उनको बाहर किया गया। राइट किसको दिए गए बेटा, राइट दिए गए टेनेंट को, साथ साथ उसको कुछ इंसेंटिव दिए गए। इंसेंटिव देने के बाद उसका आउटपुट में इंक्रीज हुआ, और एज पर दिस हमारी जो ग्रोथ का रेट था वो बढ़ गया। आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट, इसी का सेकंड पॉइंट है, दैट इज लैंड सीलिंग। अगर ढंग से आप चेक करेंगे ना इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट इससे रिलेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। लैंड सीलिंग, कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देता है। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड सीलिंग? सिंपल सी बात भाई, लैंड सीलिंग का मतलब हो गया जब आपने कोई भी एक एग्रीकल्चरिस्ट या कोई भी एक जमींदार या कोई भी एक पर्सन, उसकी आपने लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड या इससे ज्यादा लैंड वो नहीं रख सकता। यानी अगर कोई जमींदार था बेटा, हम देखते हैं यहाँ पे कोई था बेटा, यहाँ जमींदार ए, और उस जमींदार के पास बेटा 5 एकड़ के कितने प्लैंट थे बेटा, 5 लैंड थी, 5 एकड़ के 5 लैंड। अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई आप जो जमींदार ए था वो केवल 5 एकड़ का एक ही लैंड रख पाएगा, क्या होगा बेटा, यानी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब आपके पास अगर 5 लैंड है, 10 है, 15 है, हमें मतलब नहीं है, हम आपकी एक लिमिट फिक्स कर रहे हैं। इस लिमिट के बाद अगर आपके पास कोई लैंड हमें मिल गई या हमें पता लगा कि आपके नाम पे वो लैंड है, तो हम क्या करेंगे, उसको टेक ओवर कर लेंगे। यानी वो लैंड किसकी हो जाएगी बेटे, वो लैंड हो जाएगी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट क्या करेगी उस लैंड का, गवर्नमेंट जो छोटे छोटे आपके कौन थे, आपके जो
एग्रीकल्चर या फिर जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनको वो लैंड दे देंगे। यानी अगर हम कहते हैं इस क्वेश्चन में कि 5 एकड़ ये आपकी बच्चों मैक्सिमम लिमिट है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बताने के लिए कर रहा हूं कि 5 एकड़ इज द मैक्सिमम लिमिट जो एक बंदा रख सकता है, और उसके पास ऐसे 5 लैंड्स हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 4 लैंड्स हैं वो किसके माने जाएंगे बेटा, वो आएंगे गवर्नमेंट के पास, और वो उसको कहां दे देगी बेटे, वो दे देगी इसको स्मॉल फार्मर्स को। आसान सा टॉपिक है, यानी सिंपल सी बात। लैंड सीलिंग इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट। हाँ जी, ब्लॉक बनाना शुरू करेंगे। फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द लैंड which could be owned by the individual। भाई आपकी लिमिट, लैंड सीलिंग में आपकी लिमिट को फिक्स कर दिया गया। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर। क्या लिखा हुआ है बच्चों, वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। and will be allotted to the landless cultivators and the small, जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे देंगे, या फिर दे देंगे हम स्मॉल फार्मर्स को। इससे क्या होगा बेटा, इससे आएगी इक्विटी। अगर आप ढंग से चेक करें बेटे इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊं, अगर देखिए बेटे आप ढंग से चेक करें, जो इसका लैंड रिफॉर्म्स था वो भी क्या, किसकी बात कर रहा था, इक्विटी की। और यहां पे भी क्या आई है बेटे, इक्विटी। आई गेटिंग माय पॉइंट। यानी इस शीट में हमने क्या पढ़ा बेटा, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या था कि हम ओनरशिप को चेंज कर रहे हैं। पहले वाले केस में हमने इंटरमीडिएट्स को हटाकर टेनेंट को राइट दे दिया। सेकंड वाले केस में लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई आप मैक्सिमम लिमिट इतनी रख सकते हैं, उसके बाद अगर कोई भी लैंड आपके पास होगी तो हम या तो लैंडलेस कल्टीवेटर्स उसको दे देंगे, या हम किसको दे देंगे बच्चों, हम दे देंगे स्मॉल फार्मर्स को। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपका। ठीक है, इस वीडियो जो भी आपकी ये शीट है, इस शीट को मैं कहां डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं इसको। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे, अगली शीट पे आते हैं बेटे हम। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट शीट पे आते हैं बच्चों। चलिए जी, हाँ जी नेक्स्ट शीट की बात में करूं बेटा आपको, हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 2 पॉलिसीज आई। फर्स्ट को क्या बोला बेटा उसने, जो भी हम पीछे पढ़ के आए थे, लैंड रिफॉर्म्स, और सेकंड क्या था बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यही है बेटा आपका न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, जिसको हम बोलते हैं, चलिए जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी जो ये पढ़ा है आपने बेटा, न्यू ग्रीन स्ट्रक्चर या न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या होती है बच्चों, इसका मतलब होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलिए देखो, बड़ा आसान है ये भी समझना। इसमें आपको एक क्या होंगे, पहले के जमाने में, याद कीजिए बेटे आप लोग, पुराने जमाने की बात देख लो बेटा, आपको मैं पुराने पुराने पिक्चर्स पे भी लेके जा रहा हूं। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, जब वो खेती करते थे ना, तो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, है ना। क्या करते थे वो, अच्छा खेती होती कैसे, पहले वो सुन लेते हैं। खेती करने के लिए क्या होते हैं भाई, आपको जो बीज होते हैं, यानी क्या होते हैं, आपके सीड्स होते हैं, उस सीड्स को आप जमीन में डालते हैं, यही करते हो। जमीन में डालने के बाद उसको क्या करते हैं आप, उसको यानी जो पानी वानी डाल के उसको क्या करते हैं, कटाई छटाई कर रहे होते हैं उसको, तो खुदाई करते हैं उसको, अच्छे ठीक से करते हैं, ये सब करते हैं। तो वो जो सीड्स थे, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि भाई देखो लैंड रिफॉर्म्स तो हो गया, लैंड रिफॉर्म्स में क्या हो गया, जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको जमीनें मिल गई, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको जमीनें मिल गई, जो टेनेंट थे जमीनें उनको मिल गई सबको। लेकिन क्या उस जमीन, क्या उस लैंड पे वो अच्छे क्वालिटी के एग्रीकल्चर या अच्छी प्रकार की खेती आपको करके दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसी बात से तो मतलब है बच्चा आपको। इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, आप बार बार पढ़ेंगे एक वर्ड, इसको बोलेंगे HYV। क्या बोलेंगे इसको बेटा, HYV, दैट इज सीड्स। इसको बोलते हैं बच्चों हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स।
यानी जिनकी गुणवत्ता ज्यादा हो, हिंदी वर्ड है यील्डिंग सीड्स, मतलब जिनकी गुणवत्ता ज्यादा होती है, जो अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं, आप उन्हीं को क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ, वर्ड नोट करेंगे बेटा इसको आप, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, इनको आप प्रयोग में लाएंगे, इनका आप यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन है उसमें क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। HYV सीड्स रेज ड्यूरिंग पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स। HYV सीड्स नीड रिलायबल इरिगेशन, क्या होता है बेटा, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड्स। यानी इसको हम ढंग से अगर चेक करें, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर आपके पास जमीनें आ गई तो आपको अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, अच्छी क्वालिटी का करना है, अच्छी क्वांटिटी का करना है। यानी किसकी बात कर रहा है भाई, ये बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, चलिए ये बात कर रहा है क्वांटिटी की, ये बात कर रहा है बच्चों क्वालिटी की। तो इस दोनों को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HYV सीड्स, ये सीड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। इस सीड से क्या होगा बेटा, जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, इसके लिए चाहिए आपको इरिगेशन फैसिलिटीज और क्या चाहिए बच्चों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो थोड़ी सी ये महंगी टेक्निक, एक्सपेंसिव टेक्निक हुई थी, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखो बेटे, हम इसमें लिखेंगे सिर्फ अच्छी बात है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या फायदा हुआ। पहला फायदा बहुत आसान है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। यानी पहले अगर नॉर्मल सीड्स की बात हम करते थे, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सीड्स, तो नॉर्मल सीड्स की जब हम बातें करते थे लेस से, वो क्या करता है, वो क्वांटिटी देता है बच्चों आपको 2500 kg, ओके। लेकिन जैसे ही मैंने यूज करे बेटा HYV सीड्स, तो जो मेरी क्वांटिटी थी बच्चों वो हो गई लेस से 3500 kg। कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, 1000 kg का। तो क्या हुआ, 1000 kg ये इंक्रीज हो गया, इसी को बोलते हैं सरप्लस। और सरप्लस भी कौन सा बेटा, मार्केटेबल। मार्केटेबल जहां भी वर्ड सुनाई दे आप, मार्केटेबल का मतलब होता है रेडी टू मार्केट। यानी क्या मतलब होता है बेटे मार्केटेबल का, रेडी टू मार्केट या रेडी टू मार्केट या सेल, आप इसे सेल कर सकते हैं, ओके जी। तो पहला, सबसे पहला मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज हो गया आपके पास। सेकंड, बफर स्टॉक। व्हाट इज बफर स्टॉक, बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक आपके पास कि कल की डेट में, माना ऐसे मान के चलें कि युद्ध की स्थिति आ गई, फ्लड आ गया है ना, साइक्लोन आ गया, कुछ दिक्कत, जैसा अभी गुजरात में चल रहा था, तो आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो आपको ध्यान होगा कौन प्रोवाइड कराता है आपको, ये प्रोवाइड कराता है आपको गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्या होगी बेटे, अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो आप उसे ज्यादा बेच सकते हैं और ज्यादा क्या कर सकते हैं बेटा, अपने बफर स्टॉक को फूड ग्रेन्स के इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स क्या होता है बेटा, लो इनकम ग्रुप्स का मतलब आपने देखो, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा बेटा, मुझे बताएंगे नहीं है हाँ या ना, दैट इज राशन शॉप। देखिए बेटा राशन शॉप, तो राशन शॉप अगर आप देखेंगे आप, तो राशन शॉप पे जो गेहूं चावल मिट्टी का तेल सब होता है, जो तेल होते हैं, ये सस्ते दामों पे मिलते हैं या बहुत नॉमिनल रेट पे, जिनके पास राशन कार्ड होता है ना, फ्री भी मिलता है कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे आके। तो राशन शॉप पे क्या हुआ, बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप्स। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, आप इस स्ट्रेटजी से, मैंने किसकी बात की थी बेटे, क्वांटिटी की बात करी थी, क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो आप उसका बेनिफिट लो इनकम ग्रुप को दे सकते हैं, उनको फ्री राशन दे सकते हैं, है ना, उनको क्या कर सकते हैं बेटा, कम दाम पे दे सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, यानी अगर मैं पूरे की पूरे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए
इसे कभी कभी बोलते हैं मैजिकल सीड्स। देखिए बेटे, कॉल्ड, मेरे लिए क्या है बेटा, दिस इज द मैजिकल सीड्स। देखो बेटा इसने क्या जादू करा, जादू देखते हैं इसका बेटे। छोटा सा टॉपिक है आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैजिकल सीड्स क्या कर रहा है, देखो आपके पास जो नॉर्मल सीड्स थे ना, आपने कुछ चेंज नहीं करा ना, आपने कोई टेक्निक चेंज करी एग्रीकल्चर की, ना आप कोई नई नई कोई इक्विपमेंट लेके आए। सिर्फ क्या करा आपने, आपने जो सीड्स थे वो सीड्स नॉर्मल सीड्स को कन्वर्ट कर दिया HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या मैजिकल सीड्स में। उससे क्या हुआ, उससे जो आपकी क्वालिटी थी, जो आपकी क्वांटिटी थी, वो इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई, लेकिन उसके लिए दो टेक्निक चाहिए। क्या क्या चाहिए थे बेटे, एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज और दूसरा क्या चाहिए बेटा आपको, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या होगा पेस्टिसाइड, क्यों चाहिए होते हैं आपको। ठीक है जी, उससे देखो क्या क्या हुआ, जब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, पहला जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है उसको आप बेच के आ सकते हैं। इसे बोलते हैं अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस या अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, पहला। दूसरा, इसको आप लो इनकम ग्रुप को दे सकते हो, ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि खर्चा तो उतना ही हुआ आपका। थर्ड, बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास भी आ गया। देखो तीनों ने फायदा ले लिया। जो प्रोड्यूसर था वो क्या करेगा, देखो अलग अलग देखते हैं। इसी को मैं अगर ठीक लैंग्वेज में लिखता हूँ, देखो बेटा नोट करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, यहाँ पे बेटा कोशिश करता हूँ बताने की आपको। अगर ढंग से चेक करें तो ये वाला पॉइंट किसके लिए है, दैट इज फॉर प्रोड्यूसर्स। हाँ के ना, फॉर प्रोड्यूसर्स। ये वाला पॉइंट किसके लिए है, दैट इज फॉर गवर्नमेंट। एंड लास्ट, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, ये किसके लिए हो गया बेटा, ये हो गया लो इनकम ग्रुप्स के लिए, और इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं पुअर्स के लिए। देख रहे हो बेटा मैजिकल सीड्स का जादू। मैजिकल सीड्स ने आपकी गवर्नमेंट को भी फायदा पहुंचाया, जो बना रहा था उसको भी फायदा पहुंचा, और जो लो इनकम ग्रुप थे उसको भी फायदा पहुंच गया। ओके, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत थी। आप अगले लाइन पढ़ रहे होगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे आप, वहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, वहां पे लिखा हुआ है रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है। पहले इसका आप एक काम करेंगे बच्चा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट। ये हम कर चुके थे बच्चों, न्यू इनकम स्ट्रेटजीज ये भी कर चुके थे, है ना बेटे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आज स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं बेटा हम रिस्क इन्वॉल्व पे। चलिए जी, चलो बच्चों, चलिए जी, रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहां पॉइंट पे आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, थोड़ा सा बेटा नया नया मेरे लिए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी आपको कुछ टाइम के लिए। चलिए जी, फिर मैं हो जाऊंगा बेटा इसमें एक्सपर्ट, समझ रहे हो। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आपके क्या क्या होते थे बेटे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बच्चों क्या क्या होते थे आपके पास, रिस्क। तो पहले रिस्क पे आएंगे बेटे, कौन सा पेन, चलिए जी देखो ध्यान सुनो, जो ये मैजिकल सीड्स थे ना, क्या बोला बेटा मैंने इनको, देखो कितनी बार यूज कर चुका हूं बेटे मैं ऐसे बोलता हूं बच्चों मैजिकल सीड्स। तो बच्चों जो ये मैजिकल सीड्स थे ना, इनके साथ एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, ये क्या करते थे, जो पेस्ट अटैक जो होता था, ये अपनी तरफ क्या करते थे, उसको इन्फ्लुएंस करते थे, तब बुलाते थे, है ना। तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, the HYV crops were more prone to attack by the pests। ये थी दिक्कत। तो अगर आप ढंग से देखेंगे पहले वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था एक बार, जो हम पहले की बात कर, मैंने बताया था पेस्टिसाइड्स क्यों चाहिए थे पेस्टिसाइड बेटे, इसके लिए जब अटैक कर रहे होते थे उससे बचने के लिए क्या चाहिए बच्चों आपको, पेस्टिसाइड। तो अगर मैं ध्यान से आप सोचे कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए 3 कंडीशन थी आपके पास, कौन कौन सी कंडीशन थी ग्रीन रिवॉल्यूशन करने के लिए। पहला, सीड्स तो थे आपके पास, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास, है ना, पेस्टिसाइड होनी चाहिए आपके पास, और फर्टिलाइजर होनी चाहिए। तो पेस्टिसाइड फॉर पेस्ट अटैक पहला। दूसरा, परफेक्ट पॉइंट दैट इज इनइक्वालिटीज। देखो भाई क्या होता था,
मैंने आपको जब क्लास का टॉपिक शुरू किया था ना, मैंने जब भी बताया था आपको कि जो HYV सीड थे थोड़े कॉस्टली थे भाई, जो नॉर्मल सीड थे उनसे कॉस्टली पड़ेंगे, क्योंकि आपको चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए आपको अच्छे, और आपको क्या चाहिए बेटे, फर्टिलाइजर्स चाहिए, है ना। नॉर्मल क्या होता है, हाथ से काम कर लेते होंगे। तो ये क्या था बच्चों, ये था आपका कॉस्टली। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चा, तो दैट वाज द कॉस्टली सिस्टम, कॉस्टली इनपुट्स रिक्वायर्ड। अगर कॉस्टली इनपुट रिक्वायर्स थे तो ये महंगी टेक्निक थी, सब लोग नहीं ले सकते। और इंडिया में बहुत आसान तरीका है, मैं पैसे कमा रहा हूं, ये आप पैसे कमा रहे हो, चलो आप कमाता हूं, आप पैसे कमा रहे हो, मैं नहीं कमा रहा, इस कॉल्ड डिस्पैरिटी। भाई आप क्या हो गए, अमीर और अमीर, सुना है ना वर्ड, गरीब और गरीब, काम नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है ना। तो अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, दैट मीन्स डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग फार्मर। तो जनरली इनके बारे में एक ट्रेंड सेट हुआ कि जो HYV सीड्स हैं, तो ये क्या थे बेटे, अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज कॉस्टली। क्या थे बच्चों, कॉस्टली थे, पहला। दूसरा, अगर कॉस्टली थे तो इनको कौन यूज कर रहा था, इनको यूज कर रहे थे बिग, हाँ बेटा समझ में, तो उसको कौन यूज कर रहा था, बिग फार्मर्स। तो बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर, इन दोनों के बीच में क्या हो गया बच्चों, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ठीक है, तो दीज आर द टूल्स, क्या बोलते हैं, रिस्क इन्वॉल्व। पहला इनइक्वालिटीज, सेकंड पेस्ट अटैक। ओके, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, देखो गवर्नमेंट, अब देखो दो वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, अभी आपको दोनों वर्ड्स बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के लिए रेडी कर रखा है। दो वर्ड्स होते हैं बेटे, फर्स्ट इज कॉल्ड इंसेंटिव, यहां पे लिखेंगे बच्चों, आप अच्छे बच्चों की तरह समझेंगे अच्छे से। फर्स्ट इज कॉल्ड इंसेंटिव एंड सेकंड इज कॉल्ड सब्सिडी। ठीक है, इंसेंटिव सब्सिडी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। लेट्स से इस HYV सीड्स की कीमत जो थी, इसकी जो कॉस्ट थी, लेट्स से वो थी 100 रुपी, समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा आपको, ₹100। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब आपको अगर ये वाले सीड्स चाहिए, कौन से सीड्स है बेटे, ये HYV सीड्स, अगर आपको ये सीड्स चाहिए तो आपको ना हम दे देंगे 40 रुपीज में। बाकी देखो 40 क्या होगा, यानी ये 40 रुपीज तो कौन देगा बच्चों, ये 40 रुपीज देगा फार्मर, और 60 रुपीज कौन देगा बच्चों, ये देगी आपको गवर्नमेंट। दोनों का टोटल कम्स टू ₹100, और 100 की पड़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने आपको फायदा दिया कि भाई साहब हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव देखो, दोनों में फर्क समझना। जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी में 100 की चीज कितने की मिल रही है बेटा आपको, 40 की, कॉल्ड सब्सिडी। व्हाट इज इंसेंटिव, इंसेंटिव मींस कि भाई साहब आप 100 रुपीज खर्च करो, चीज तो 100 रुपीज की है, लेकिन इसके साथ हम आपको क्या करेंगे, बाद में कुछ डिस्काउंट दे देंगे इस पे कुछ, या कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, उसे बोलते हैं इंसेंटिव। ठीक है, तो क्या कहा बेटा गवर्नमेंट, देखते हैं चलो फटाफट फटाफट अच्छे बच्चों की तरह। चलिए बच्चों, द गवर्नमेंट प्रोवाइड परफेक्ट पॉइंट, लोन एट द लो इंटरेस्ट रेट। पहली पॉइंट, लोन्स किस पे दिया गया बेटा, लो इंटरेस्ट रेट पे, टू स्मॉल फार्मर, सो दे कुड बाय द नीडेड इनपुट्स एज कैन बी नोटिफाइड। पहला क्या दिया गया बेटा, पहला दिया गया लोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज लोन। और लोन कैसे दिया गया बेटा, एट लो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है वेरी लो इंटरेस्ट, कि भाई साहब आपको काम करना है, काम कीजिए आप, लेकिन किस पे कीजिए बेटे, लो इंटरेस्ट पे काम कीजिए। ओके, आई होप ये क्लियर है बेटा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फटाफट करते हैं बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए जी, ओके बच्चों, चलिए जी, पहला ये दिया गया। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो आपको लोन दिया गया, फेवरेट स्टेप, और दूसरा मैंने आपको बताया था सब्सिडी रेट पे आपको प्रोवाइड करा गया। अब सब्सिडी, यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं बेटे, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। चलो बच्चों, चलिए जी, तो अगर मैं बात करूं बेटा, पहला क्या दिया गया बेटा, लोन्स, और दूसरा क्या दिया गया बेटा आपको, सब्सिडी और इंसेंटिव।
इंसेंटिव सब्सिडी के क्या बताया बेटा मैंने कि आपको 100 रुपए की चीज 40 की मिलने लग गई। कई लोग, अब देखो बेटा, जो इकोनॉमिस्ट थे कई इकोनॉमिक सब्सिडी के खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे, और कई फेवरेबल में थे। तो पहले हम बात करते हैं अच्छे बच्चों की, यानी जो किसकी बात कर रहे थे बच्चों, फेवर की। देखो क्या फेवर होगा बेटा, उसने बताया देखो भाई साहब, जो एग्रीकल्चर है ना बहुत रिस्की बिजनेस है, यानी जो एग्रीकल्चर है यहाँ बहुत रिस्की बिजनेस है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है, पुअर, यानी जितने लोग फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स कम हैं और स्मॉल फार्मर बहुत सारे हैं। तो आप इनको अगर अच्छे क्वालिटी के लिए या क्वांटिटी इंक्रीज इनकी करानी है तो इनको सब्सिडी देनी चाहिए। देखिए बेटे, फार्मिंग इज अ वेरी, ये लिखवाया था आपको, रिस्की बिजनेस, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर पुअर एंड अनेबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडी, यानी अनेबल टू अफोर्ड। एंड लास्ट, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द, तीनों पॉइंट आप इसको ऐसे ही ब्लॉक बना के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट्स अ रिस्की बिजनेस। सेकंड, अनेबल टू अफोर्ड, जो रिक्वायर्ड इनपुट था वो नहीं खरीद सकते आप बिना सब्सिडी के। एंड थर्ड वन इज, अगर आपने सब्सिडी नहीं दी, सेम चीज कौन कर रहा था बेटा, दिस वाज द कॉस्टली सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो क्या था बच्चों, ये था आपका कॉस्टली। तो अगर ये कॉस्टली रहेगा तो क्या होगा बेटे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो कौन से फार्मर्स हैं बच्चों, वो नहीं कर पाएंगे इसको परचेज। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो दीज वर द पॉइंट विच वर इन द फेवर ऑफ सब्सिडीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज। बहुत आसान तरीका बेटा, आपको सब्सिडी के अगेंस्ट में बोलना है। तो पहला तरीका क्या हो गया भाई, वो सिंपल कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट देयर इज नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडीज, इट डज नॉट बेनिफिट टू द, चलो जी, इट डज नॉट बेनिफिट टू द टारगेट ग्रुप। ये ना मुझे छोटी सी लैंग्वेज याद आती है, अगर आपको शायद पता हो नहीं पता हो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक बात कही थी जो उसको कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आ गई, मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था एक टॉपिक पे, या फिर इसमें जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने सभा में बोला कि भाई अगर इंडिया में मैं 1 रुपये देता हूँ ना, यानी हमारी गवर्नमेंट अगर गरीबों के लिए 1 रुपया देती है, ठीक है, तो गरीबों के पास केवल 20 पैसा ही पहुंचता है, मतलब जो 80 पैसे होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम, लिख के मत आना, लिख के आ जाओ, कभी लिख के नहीं आना, हाँ जी। नॉट बेनिफिट टू द टारगेट ग्रुप, यानी जो टारगेट ग्रुप था, जो आपका टारगेट, उसको पहुंचेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं सब्सिडी। तो आप खामखा दे रहे हो आप गरीबों के लिए, दे रहे हो आप रमाशंकर के लिए, गरीब के लिए, और वो पहुंच रहा है बेटा रमापति के पास, समझ रहे हो। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज गिव द ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। भाई देखो, गवर्नमेंट फ्री में तो चलेगी नहीं, क्या चलती है फ्री में, गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेसिफिक खर्चे होते हैं। तो अगर वो खर्चे लगातार इंक्रीज करती जाएगी आपके, तो उस केस में क्या होगा बेटा, इज गिव द ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। गवर्नमेंट फाइनेंसेस के क्या होते जाएंगे बेटे, बढ़ते जाएंगे, कर्जा बढ़ता जाएगा, सेम दिल्ली के केजरीवाल की तरह बेटे, ऐसे हो जाएंगे फिर हम, जाने जी। तो ये इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट सब्सिडीज और अगेंस्ट या फेवर में सब्सिडीज है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है बच्चों, आई होप आपको पसंद आएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, चलिए जी बच्चों, इसको मैं हटाता हूं बेटे। चलो बच्चों, लास्ट पॉइंट, यानी अभी तक हमने पढ़ा बेटा कितने अच्छे से, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स, हमने कंप्लीट पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स को आपको मुझे अच्छे से बताना था, ठीक है। अगला, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 था। ये चैप्टर नंबर 2 रिप्रेजेंट करता था 1950 से लेके, कहां तक रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ये कर रहा है बच्चों 1950 से लेके 1990 तक। क्या हमारे एग्रीकल्चर में विशेषताएं, या कैसे हम इसे क्रिटिकली कैसे करना है बेटा, क्रिटिकल अप्रेजल। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखेंगे आपको समझ में आता है नहीं आता।
बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। अब आप देखिए उसको फायदा उठाइए आप। पहला, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन, फायदा था कि नुकसान था? क्या था? लैंड रिफॉर्म से क्या था, जो ओनरशिप थी वो चेंज हो गई, नेम चेंज हो गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हो गया बेटा, क्वालिटी मिल गई आपको, क्वांटिटी मिल गई। तो देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प इन एनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देख रहे हो बेटे, सेम कुछ लिखाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटीज, दैट इज क्वालिटी। भैया क्वालिटी भी इंक्रीज, सिंपल बोले हम उसको भाइयों, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई और क्वालिटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या मतलब हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया को एक्सपोर्ट तो छोड़िए आप बात, इंडिया को अपने खाने पूरे करने के लिए, खाने पूरे मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, जो फूड ग्रेन्स था वो फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ता था। समझ रहे हो बेटे, यानी अपने पास खाने के लिए क्या नहीं थे, पैसे छोड़ो आप, खाना ही नहीं है अपना, हम उगा ही नहीं सकते खुद। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हो गया चमत्कार, दैट वाज द मैजिकल सीड, क्वांटिटी इंक्रीज, क्वालिटी इंक्रीज, हम क्या बन गए बेटा, हम बन गए सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। देखो बेटे कितना जबरदस्त, जब भी बोल रहा हूँ मैजिकल सीड, कहाँ का फायदा दिया, गवर्नमेंट को फायदा दिया, लो इनकम ग्रुप्स को फायदा दिया, प्रोड्यूसर को फायदा दिया, और बेटा इकोनॉमी में कितना बड़ा फायदा हो गया, सेल्फ सफिशिएंट। जो हम पहले इंपोर्ट करना पड़ते थे, हम पहले क्या कर रहे थे बच्चों, इंपोर्ट, इस इंपोर्ट को कर दिया खत्म। क्या बन गए हम बन गए बच्चों सेल्फ सफिशिएंट। चलिए जी अगला, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन द, समझ में आया, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी चली गई बेटे, खत्म, दिखते हैं जमींदार अब, कुछ कुछ कहीं के दिख जाते, खत्म, जमींदार सिस्टम उड़ा दिया बेटे, किसने, इस नए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने। चलिए जी लास्ट पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे बनता ही बनता है। प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर, क्या लिखा हुआ है बेटा, declined significantly but not the population on it। मतलब क्या हुआ बेटे, मतलब हुआ फार्मर्स तो सेम रहे, फार्मर्स कम नहीं हो रहे, लेकिन क्या कम हो गया भाई, जो प्रोपोर्शन था जीडीपी का, किसका, एग्रीकल्चर को जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो थोड़ा क्या हो गया बेटा, कम हो गया। पता है क्यों कम हो गया? अभी कल वाली क्लास में जो आपको बताऊंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट 3 में, उसमें बताऊंगा मैं इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। यानी अभी तक आपने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, लेकिन ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, 4th पॉइंट, जब मैं पढ़ाऊंगा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। हुआ कुछ नहीं, बंदे भी उतने थे, फार्मर्स भी उतने थे, लेकिन जो प्रोपोर्शन था जीडीपी पे वो कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि हमने इंडस्ट्री डेवलप करी, है ना बेटा, हमने क्या करी, इंडस्ट्री डेवलप। तो हमारा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो इंडस्ट्री से बढ़ना शुरू हो गया, तो इंडस्ट्री से बढ़ना शुरू हो गया, दैट मींस उसका कम हो गया एग्रीकल्चर का, लेकिन हमारे पॉपुलेशन जो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दैट वाज परफेक्ट। ओके, ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया। अगर कोई मैच खेलने बेटा, है ना, अगर मैच खोलते हुए विराट कोहली स्कोर्ड 160 रन, ओके, एंड रविंद्र जडेजा स्कोर्ड कितना, 101 रन, तो किसकी बातें करोगे आप बातें करेंगे विराट कोहली की, 160 रन, ग्रेट नॉट बाय विराट कोहली। लेकिन 101 किसने बनाया, रविंद्र जडेजा नहीं बनाया बेटे, उसकी बातें कम करेंगे, लेकिन वो दब गया, कम हो गया। सेम तरीका, एग्रीकल्चर ऊपर की तरफ था, लेकिन इंडस्ट्री कौन सी डेवलप हो रही थी बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा था, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो रेलिवेंट लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इंडस्ट्री डेवलपमेंट की। ओके, तो अगर ऐसे वीडियो आपको देखने हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बच्चों, जब तक के लिए नेक्स्ट के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।